कभी कभी हमारी आपकी और किसी की भी ज़िंदगी में कुछ वाक़ये ऐसे घट जाते हैं जिन पर ना तो यकीन होता है और ना ही सच्चाई से परे लगते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक नौजवान लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपने आप में एक हैरत अंगेज़ कहानी बयान करती है। इस कहानी को आखिरी तक सुनिएगा, तभी आप महसूस कर सकेंगे कि किसे सच माने या ना माने। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सुरेखा के 12वीं बोर्ड के इम्तहान चल रहे थे और वो जमकर पढ़ाई में जुटी थी। वो और घर के सभी सदस्य चाहते थे कि उसके अच्छे मार्क्स आएं और अभी उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठना था। इसके लिए ये ज़रूरी भी था अच्छे मार्क्स लाना। सुरेखा शुरू से ही एक मेहनती लड़की रही थी। उसे अपने हर काम में परफेक्शन चाहिए होता था, इसलिए वो हर तरह की कोशिश करती रहती थी और उसके सपने भी ऊंची उड़ान के थे। सुरेखा के पिताजी इस महानगर में सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट थे। उन्हें सरकारी मकान अलॉट हुआ था जहां वो अपनी पत्नी, माँ और 3 बच्चों के साथ लगभग 3 साल से रह रहे थे। अमूमन 2.5-3 साल के भीतर उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाया करता था। अब किसी भी समय उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर आ सकते थे, पर वो चाहते थे कि सुरेखा के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही शिफ्ट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुरेखा का घर 3 कमरों का था। कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे। एक कमरे के बाहर बड़ा सा बरामदा था और पीछे की तरफ बड़ा सा आंगन था। उसके साथ ही बाहर खुली हुई ज़मीन भी काफ़ी थी, जहां मौसम के अनुसार आलू, प्याज और मक्का बो दिए जाते थे। साथ ही बाउंड्री के किनारे पपीते के भी पेड़ लगे हुए थे, जिसमें सीज़न पर मीठे फल आते थे। ये लगभग 70-71 के दशक की बात थी। तब सरकारी मकान काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे और उसमें लॉन या बगीचे भी अक्सर होते थे। सुरेखा का कमरा बरामदे के साथ ही था और बाहर एक बड़ा सा लॉन था। लॉन के सामने ही एक सड़क थी जिसके किनारे जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे। कमरे की खिड़की से सामने वाली सड़क पर आने जाने वाले लोग दिखाई देते थे। वैसे कैंपस में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए थे। सुरेखा के साथ रात में उसकी दादी रहती थी और वो वहीं उसके कमरे में ही सोती थी। दादी को आंखों से कुछ कम दिखाई देता था। रात को उनकी आंखों में सुरेखा ही दवाई डालती थी। रोज सुरेखा काफ़ी रात तक पढ़ती रहती थी और कई बार पढ़ते पढ़ते सुबह भी हो जाती थी। रात में सन्नाटा होने से उसकी पढ़ाई की तैयारी अच्छी हो जाती थी। उसके आधे पेपर हो चुके थे और 15-20 दिन में पेपर ख़त्म होने वाले थे। इधर कुछ दिनों से सुरेखा को रात में ऐसे लगता कि कोई कहीं दूर गिनती गिन रहा है। ये आवाज़ इतनी धीमी होती थी कि कुछ भी साफ ढंग से सुनाई नहीं देता था। शुरू में तो उसे अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह की आवाज़ उसे अक्सर सुनाई देने लगी थी और अब तो गिनती की आवाज़ भी कुछ कुछ साफ होने लगी थी। वो कई बार अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती, पर आवाज़ की तेज़ी की वजह से उसका ध्यान बार बार उसी तरफ चला जाता। और एक बार तो उसने दादी को भी आवाज़ सुनाने की कोशिश की और उन्हें भी लगा जैसे कोई गिनती गिन रहा हो। 1 से 4 तक की गिनती तो ठीक रहती और फिर उसके बाद गिनती उलट पुलट हो जाती। ये आवाज़ भी लगातार नहीं आती थी। थोड़ी देर रुककर फिर आवाज़ का आना शुरू हो जाता था। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि सुबह के 4 बजते ही ये आवाज़ अपने आप बंद हो जाती थी। खैर, इसी तरह वक्त बीत रहा था और अब सुरेखा का आखिरी पेपर बचा था, जो 13 दिन बाद होने वाला था। इधर दादी भी एक दिन पहले ही सुरेखा के चाचा के यहाँ 2-4 दिन के लिए चली गई थी।
अब तो सुरेखा अकेली ही कमरे में पढ़ती व सोती थी। छोटे भाई बहन की शरारतों की वजह से उसे एग्ज़ाम के दिनों में अकेले रहकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। खाना खाकर सुरेखा आज रात 10 बजे अपने कमरे में आ गई। आज सुबह से ही तेज हवाएं चल रही थीं और ऐसा लगता था आज तेज आंधी आएगी, क्योंकि सड़क के किनारे लगे जामुन के पेड़ तेज हवा में झूल रहे थे। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज गए। सुरेखा ने सोचा कि आधा घंटा और सो जाती हूँ। और फिर कुछ समय बीतने के बाद उसने देखा कि सड़क पर कोई टहल रहा है। फिर उसने सामने देखा तो कोई धुंधला सा साया दिखाई दिया, जो सामने सड़क पर तेजी से इधर उधर चल रहा था। सुरेखा ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये कोई सफेद गाउन पहने औरत थी। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा और वो सोचने लगी कि इतनी रात में ये कौन है। और उसे अब हल्के डर का भी एहसास होने लगा। आज तो कमरे में कोई नहीं था और दादी को गए हुए भी 4 दिन हो चुके थे। उसने सामने देखा तो उसके कानों में बिल्कुल साफ और तेज आवाज में गिनती सुनाई दी। 1 2 3 4 7 8 10 12। ये गिनती वही औरत गिन रही थी। रात के अंधेरे में कर्कश आवाज में गिनती गिनते हुए वो औरत बेहद खौफनाक लग रही थी। सुरेखा ने खिड़की का पर्दा जल्दी से खींच दिया और कॉपी किताब समेटने लगी। उसने किसी को जगाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। बेहद तेज हवा चल रही थी। बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा ज़ोरों से हिल रहा था। सुरेखा ने दरवाजे के ऊपर वाली कुंडी नहीं लगाई थी, केवल बीच वाली कुंडी ही लगाई थी। वैसे भी ये दरवाज़ा थोड़ा ढीला था। हवा के कारण लग रहा था दरवाज़ा अब खुला तब खुला। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाज़ा जोर से खुल गया। सुरेखा उठकर दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजे की दोनों कुंडियां लगा दी और वापस पलंग की तरफ सोने के लिए मुड़ गई। तभी वो एकदम चौंक गई। उसके ठीक सामने ही कुर्सी पर सफ़ेद गाउन पहने वो डरावनी औरत बैठी उसे घूर रही थी। सुरेखा की डर से चीख निकल गई और वो अंदर खुलने वाले दरवाजे की तरफ तेजी से भागी। जितनी ही तेजी से सुरेखा भागी, उतनी ही तेजी से वो औरत कुर्सी से उठी और उसने सुरेखा को पकड़ लिया। अब डर के मारे सुरेखा चीखती रही और बेहोश हो गई। उसकी तेज चीख सुनकर घर के लोग जाग गए। उन्हें कमरे में सुरेखा बेहोश और बाहर का दरवाजा खुला मिला। हवा की वजह से दरवाजे के पट अभी भी आवाज करते आगे पीछे हो रहे थे। सभी सुरेखा को संभालने में लग गए। पिताजी ने बाहर निकलकर देखा, कहीं कोई नहीं था। दूर दूर तक बस तेज हवा और सन्नाटा फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद ही सुबह भी हो चली। अब सुरेखा के आखिरी पेपर को 2 दिन बचे थे। इस घटना से वो काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब वो अपने चाचा के यहाँ आ गई थी, जहाँ उसकी दादी भी थी। चाचा के यहाँ आए सुरेखा को 10 दिन हो गए थे। इस बीच उसके पिताजी का ट्रांसफर भी पंतनगर हो गया था। अर्जेंट ट्रांसफर ऑर्डर आने की वजह से उन्हें तुरंत ही ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार पिछले हफ्ते सामान सहित पंतनगर जा चुका था।
3 दिन बाद पेपर ख़त्म हो जाने के बाद सुरेखा चाचा व दादी के साथ पंतनगर रवाना होने वाली थी। आज सुरेखा का आखिरी पेपर भी ख़त्म हो गया था और वो पैकिंग में लगी हुई थी क्योंकि कल सुबह उन्हें निकलना था। पंतनगर में आज आकर सुरेखा को ये मकान बहुत अच्छा लगा। दूर हल्की पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ इलाका काफ़ी सुकून देने वाला था। सुरेखा को अब भाई बहन व घर वालों के साथ वक्त बिताने का मौका कई दिन बाद मिला था। उसके भाई बहन भी काफ़ी खुश थे। छोटी बहन तो हमेशा ही सुरेखा के साथ रहती थी और वो उससे ढेर सारी बातें किया करती थी। बातें करते करते एक बार उसने सुरेखा से कहा कि दीदी, ये घर तो बहुत अच्छा और बड़ा है, पुराने वाले घर से भी अच्छा, क्योंकि यहाँ हमें खेलने को बहुत जगह मिल जाती है और आप अपना पीछे वाला कमरा देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात यहाँ ये है कि हमारा जो पीछे वाला कमरा है वहाँ खिड़की के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ है और मुझे कई बार रात को वहाँ से किसी के गिनती गिनने की आवाज़ आती है। जब बाहर झांक कर देखो या बाहर निकल कर देखो तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता। पता नहीं कौन यहाँ गिनती गिनता रहता है। अब सुरेखा तो बस छोटी बहन के हिलते हुए होंठों को देखती रह जाती है। उसे अब ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था कि बहन क्या कह रही है। बस वो कहीं पुरानी याद में खो सी गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे मेरी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। आगे एक नई और रहस्यमय कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी।